Dear students, let's discuss properties of metals. So here we will discuss 8 properties. The very first one is ductility, second is brittleness, third is malleability, fourth is hardness, fifth creep, sixth elasticity, seventh toughness and eighth fatigue. हम इन सारी 8 प्रॉपर्टीज को इलॉबरेट करके एक एक करके समझेंगे. So let's begin with the ductility. So what is ductility? It's a property by which material can be stretched to form a wire. Let's understand this property with the help of stress strain curve. So here I have a stress strain curve. As you know, this is my x-axis और x-axis पे हम क्या लेते हैं? strain. और y-axis पे क्या लेते हैं? stress. Now, if I have this kind of graph, in that case, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे मटेरियल के पास डक्टिलिटी जैसी प्रॉपर्टी है या फिर नहीं? सो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा स्ट्रेन. अब स्ट्रेन दो टाइप के होते हैं, एक इलास्टिक स्ट्रेन और एक पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन. इलास्टिक स्ट्रेन जो कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट या फिर इलास्टिक लिमिट के अंडर होता है. तो यहां पे हमारे पास ये जो स्ट्रेन है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज ओ. तो O टू A मेरे पास क्या है? A is my elastic limit. So this region is my under elastic region. तो इसके इस पॉइंट के अबाउट जो स्ट्रेन होगा that is my elastic strain. ये मेरा क्या हो गया? इलास्टिक स्ट्रेन. E elastic. Okay. Elastic strain. This point is my F or fracture point. जिस पॉइंट पे मेरा वायर फ्रैक्चर हो जाता है. तो यहां से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के अबाउट जो स्ट्रेन होगा, दैट स्ट्रेन इज माय एक्चुअली पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन. पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन. यहां से यहां तक मेरा पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन होगा. ओके. सो डक्टिलिटी की अगर बात करें तो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है. जिन मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी जैसी प्रॉपर्टी होती है, उनके पास ये स्ट्रेन या मैं कहूं पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन ज्यादा होता है 5% से. और अगर किसी मेटल के पास 5% से ज्यादा पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है तो मैं कह सकता हूं वो मेटल क्या है? डक्टाइल, या फिर उसके पास डक्टिलिटी एज अ प्रॉपर्टी. अगर माइल्ड स्टील की बात करें, दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ माइल्ड स्टील. अगर हम माइल्ड स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील के लिए पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन अबाउट 25% होता है. तो यानी कि बहुत ज्यादा डक्टाइल मटेरियल हमारा कौन? माइल्ड स्टील. कैन वी हैव सम अदर एग्जांपल्स? यस, सम अदर एग्जांपल्स आर लाइक माइल्ड स्टील, copper, lead, nickel, etc. Now next is brittleness. So what is brittleness? Brittleness is the lack of ductility. तो जिस मटेरियल के पास डक्टिलिटी नहीं होती
वो मटेरियल जनरली हमारा ब्रिटल होता है। और या मैं कह सकता हूं जो मटेरियल खींचा नहीं जा सकता, और द मटेरियल विच कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड आर कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल। लेट्स एक्सप्लोर with the help of stress strain curve. So here is my stress strain curve. Y एक्सिस पे हमेशा हमारा स्ट्रेस होता है और X एक्सिस पे हम हमेशा स्ट्रेन लेते हैं। ना ब्रिटल मटेरियल के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो जनरली कुछ इस तरीके का देखने को आपको मिलेगा। Up to point A, it will be somewhat linear and could be non-linear. And here is my point U, or can be called as F. U for ultimate point and F for fracture. Brittle material के केसेस में ultimate point और fracture point दोनों सेम होते हैं। Point A के about, here is my point A which is my up to my proportionality limit, और point A के about जो strain होगा that is my elastic strain। वहीं पे अगर हम बात करें up to ultimate point that is my post elastic strain, post elastic strain। तो ब्रिटल मटेरियल के केसेस में जनरली जो हमें देखने को मिला, या फिर हम इस ग्राफ को अगर स्टडी करें तो हमें देखने को मिलता है इन ब्रिटल मटेरियल्स फ्रैक्चर टेक प्लेस immediately after elastic limit with relatively very small deformation. So we can conclude, यहां पे अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं brittle materials have post elastic strain less than 5%। और ऐसा जिन भी मेटल्स में या मटेरियल में देखने को मिलेगा, those materials as well as metals are mine brittle material। Okay, so examples are cast iron, concrete and wood or glass, etc. It's a property due to which a piece of metal can be converted into a thin sheet by pressing it. So I can say if I have a piece of metal over here, then with the help of hammer or with the help of some load, I can convert this metal piece into sheet। किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊंगा? शीट के फॉर्म में। शीट हैव वेरी लिटिल थिकनेस। ओके, तो इसके लिए कन्वर्ट हैमर दिस वन इज, तो प्रेस करके किसी भी तरीके से मैं इस मेटल पीस को किस में कन्वर्ट कर देता हूं? शीट में। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मैलेबिलिटी। और ये प्रॉपर्टी उन मटेरियल्स में दिख सकती है जिनके पास बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी and this property is good for operations like forging,
तो फॉर्जिंग क्या होता है? फॉर्जिंग ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर एक डाई लेते हैं और डाई के ऊपर हम क्या रखते हैं? मेटल का पीस रखते हैं, एंड देन वी विल फोर्स दैट मेटल पीस ताकि वो शेप ले ले किसकी? डाई की। दिस वन इज अ टेक्निक कॉल्ड फॉर्जिंग। सेकेंड वन इज हॉट रोलिंग। तो हॉट रोलिंग क्या होता है? तो रोल्स होते हैं बड़े बड़े जिनके बीच में हम मेटल पीस को डालते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल पीस को क्या कर देते हैं? शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से दिस वन इज माई शीट, हियर इज माई मेटल पीस, वो किसके? उसका जो साइज था वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ओवरऑल थिकनेस क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो दिस वन इज हॉट रोलिंग। नेक्स्ट इज ड्रॉप। हॉट ड्रॉप जिसे अपन स्टैंपिंग भी बोलते हैं। तो स्टैंपिंग में क्या करते हैं? स्टैंपिंग में हम ये रैम जैसा इक्विपमेंट यूज करते हैं, रैम यूज करते हैं और पोस्ट डालते हैं किस पे? मेटल पीस पे, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? शीट में। ओके, और इवन वी कैन कट दैट शीट इनटू डिफरेंट शेप्स। दैट वन इज कॉल्ड स्टैंपिंग। और बहुत सारी प्रोसेस में यूज होती है। तो जिनके पास भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके हेल्प से हम उसे शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे इन इन प्रोसेस में यूज किया जाता है। अब ऐसे मेटल कौन कौन से हैं? तो एग्जांपल ऑफ दीज मेटल्स आर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का तो आपने देखा भी होगा, अगर आपने देखा हो फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल। तो एल्यूमिनियम फॉइल कितनी पतली होती है? नाउ द नेक्स्ट वन इज हार्डनेस। So what is hardness? It's a resistance offered by material against scratch or abrasion. तो मतलब कहने का कि अगर मेरे पास कोई मटेरियल है और उस मटेरियल पे मैं कोई इंडेंशन या फिर स्क्रैच बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये जो मटेरियल इस स्क्रैच और इस इंडेंशन को क्या करेगा? रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। दैट वन इज कॉल्ड हार्डनेस। तो जितना ज्यादा वो रेजिस्ट करता है, यानी वो उसमें इंडेंशन या स्क्रैच नहीं आने देता, उतना ही ज्यादा वो मटेरियल क्या है? हार्ड है। सो हमें हार्डनेस समझ में आ गया, और जिसके पास भी ये प्रॉपर्टी है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड हार्ड मटेरियल एंड दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज हार्डनेस। अब अगर मेजरमेंट की बात की जाए तो there are two methods of hardness measurement. और अगर हार्डनेस मेजरमेंट की बात करें तो दो मेथड कौन कौन से हैं? वेरी फर्स्ट इज स्क्रैच मेथड, जहां पे हम स्क्रैच बना के देखते हैं, तो इसके स्क्रैच हार्डनेस मेथड भी कहते हैं। और सेकेंड वन इज इंडेंशन मेथड, इंडेंशन हार्डनेस। सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा ये इंडेंशन है क्या? इंडेंशन, अगर आपने कभी मेटल पीस देखा है और अगर मेटल पीस पे मैं किसी नोकीली सी चीज से क्या करूं? प्रेस करूं, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे आपको एक मार्क मिल जाएगा उसके टर्मिनल का, और वो जो मार्क होगा दैट इज कॉल्ड इंडेंशन। और वो इंडेंशन किसकी वजह से मिला? इस नोकीली सी चीज की वजह से, और इसका मार्क इस मटेरियल पे देखने को मिला। दिस वन इज कॉल्ड इंडेंशन, इसको बोलते हैं इंडेंशन। ओके, सो इंडेंशन हार्डनेस। अब स्क्रैच हार्डनेस की बात करें तो इसमें एक ही मेथड होता है जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज मोर्स टेस्ट। वहीं पे बात करें इंडेंशन हार्डनेस की, तो यहां पे हमारे पास चार मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट इज ब्रेनल हार्डनेस मेथड। The second one is Rockwell hardness method,
And the third one is Vickers hardness method. And the last is Knuth hardness method. Now the next property, that is a creep. So what is actually a creep is? It's a permanent deformation which is recorded with the passage of time at constant loading in a material. You can see over here I have a beam which is fixed at one end where my another end is free, and my axial load P is acting on it. And you will find there is a deformation delta E due to this load. In surrounding, here we have a temperature T, which is elevated temperature. And total, do you know, this total creep deformation, this deformation is my creep deformation. यहाँ से यहाँ तक जो deformation है उसे creep deformation कहते हैं. This creep deformation will continue to increase with the time. Now the factors which actually affects the creep are factors. The very first is magnitude of load. Magnitude of load like 10 kilonewton or 20 kilonewton or so on. This 10 is my magnitude. So if I will increase this magnitude on this bar, axial load on this bar, then I will find there will be higher creep deformation. The second factor on which the creep depends is the types of loading. So the loading can be of axial load or axial compressive load or axial tensile load. It can be a shear load. So there I have three different types of loading. So depending on the different situations, I will have a different kind of creep deformation. Now the third one, that is time or age of loading. So time और एज ऑफ लोडिंग, इट मीन्स कितने टाइम के लिए ये जो लोड एक्ट हो रहा है इस बॉडी पे वो सस्टेन कर, और कितने टाइम के लिए ये लोड रहता है. बट द इंपॉर्टेंट इज दिस लोड नीड टू बी कांस्टेंट. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज temperature, and this one is really very important. Temperature. So how actually temperature influences this creep? Very first, if we increase the temperature, we will find there will be more deformation due to creep. Why this actually occur? Let's explore. At higher temperature, due to greater mobility of atoms, most of the material lose their strength and elastic constant like E, bulk modulus K, and different constants. So we will observe that greater deformation are due to higher temperature under constant loading. So we can say creep is more pronounced at higher temperature. तो सबसे ज्यादा क्रीप कहां देखने को मिलेगी? हायर टेम्परेचर पे. सो thus it must be considered for design of engines and furnaces. Why? Because engine
and furnaces works at very high temperature. और यहां पे मुझे सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है ड्यू टू क्रीप. That's why I need to consider creep while designing engine on furnaces. Now, last and least very important point, the temperature at which creep become more appreciable is called homologous temperature. उसे क्या कहते हैं? Homologous temperature, जिसपे मुझे सबसे ज्यादा क्रीप देखने को मिलती है किसी मेंबर में या मटेरियल में, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस टेम्परेचर. और ये होमोलोगस टेम्परेचर क्या होता है? विच इज हाफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट का ये आधा होगा. बट किसका मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटीरियल. एंड दिस मेल्टिंग पॉइंट नीड टू बी ऑन एब्सोल्यूट स्केल. मेल्टिंग पॉइंट किस पे होना चाहिए? ऑन एब्सोल्यूट स्केल. So the total deformation in this member can be written like this: delta, that is total deformation, delta E, which is a deformation or elastic deformation, plus delta C, the deformation due to creep or high elevated temperature. Okay, so ये जो creep का deformation है ये किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे. ओके, और भी बहुत सारे पैरामीटर हमने देखे, टोटल 4 पैरामीटर जिस पे डिपेंड करता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर. ओके, और टोटल डिफॉर्मेशन इज माय डेल्टा ई प्लस डेल्टा सी. व्हाट इज इलास्टिसिटी? It is a property due to which a material regains its shape and size after unloading. So here I have two graphs. On y-axis I have stress, on x-axis I have strain. अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे मैं क्या करता हूं? लोड लगाता हूं, दैट इज P. तो लोड लगाने की वजह से उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा और उसमें एलोंगेशन आ जाएगा कुछ लेंथ डेल्टा एल का, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन. एंड व्हेन आई विल रिमूव दिस लोड, और जब मैं ये लोड को रिमूव करूंगा तो उस केस में क्या होगा? ये वापस इसी शेप को रीगेन कर लेगी. तो ऐसे केस में जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा. दिस ग्राफ कैन बी लीनियर और कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट, एंड B is my elastic limit. Now the total strain energy which can be stored in the given volume of material or metal and can be released after unloading is called resilience. So क्या कहते हैं? resilience कहते हैं. So that energy can be derived or can be obtained with the help of this stress strain curve. The area under this curve, इसके अंदर जो एरिया है, area under this curve is my that energy, this. Up to within a strain, okay, within a strain और up to elastic limit. ठीक है, तो ये जो मेरा एरिया है that is my strain energy, that will give me strain energy, जो कि इस मटेरियल के अंदर स्टोर कर सकता हूं. कब? जब मैं लोड कर रहा हूं, और अनलोडिंग के टाइम पे उसे निकाल भी सकता हूं, उस एनर्जी को रिलीज भी कर सकता हूं. एंड दिस इज माय रेजिलेंस. इसे ही क्या कहते हैं? रेजिलेंस.
this called resilience, and this one resilience, it is equal to area under curve within elastic limit. Okay, that is B. When my elastic limit coincides with yield point, this one here in this graph B, in this graph you will find elastic limit is coinciding with the yield point or yield stress. The maximum elastic energy, or I can say maximum strain energy per unit volume, is known as modulus of resilience. So this one is called modulus of resilience. But to find the modulus of resilience, I need कि मेरा जो इलास्टिक लिमिट है वो यील्ड पॉइंट के साथ क्या होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए. और इस केस में जो एरिया अंडर द कर्व होगा दैट विल बी माय मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस. नाउ लेट्स फाइंड द एरिया अंडर द कर्व. So let's find it out. You will find here I have a right angle triangle. This one is right angle triangle. This one is point P. Here is my strain Y and here is my O. So you will find कि यहाँ से यहाँ तक जो है that is a strain EY because this one is a strain up to yield point. और ये मेरा stress है that is up to yield stress. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेस. एंड दिस वन इज सम एंगल थीटा एंड हियर इज माय 90 डिग्री. ये मेरा 90 डिग्री हो गया. तो इन दैट केस एरिया विल बी एरिया फॉर द ट्राइंगल, दैट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, दिस वन इज स्ट्रेन एंड हाइट कितनी, स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस. नाउ बिकॉज यंग मॉडुलस इज इक्वलेंट टू यील्ड स्ट्रेस अपॉन यील्ड स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सो वी कैन राइट यील्ड स्ट्रेन or strain is equals to sigma y upon Young modulus. So we will use this equation and substitute this value over here. We will substitute this value over here and we will find equation like this: half into sigma y upon E into sigma y, which will become half into sigma y का square divided by E. So this is my strain energy, और strain energy को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, UR से. और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, दिस वन इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस. क्यों, क्योंकि अभी जो बात कर रहे हैं इस एरिया की बात कर रहे हैं, दिस एरिया विल गिव मी द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस. अगर अब मैं बात करूं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की, तो ये मेरी क्या है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो इस मटेरियल के अंदर स्टोर हो रही है. तो ये एनर्जी ज्यादा कब स्टोर हो सकती है, अगर मैं एक ऐसा मटेरियल लूं जिसकी ये यील्ड स्ट्रेस ज्यादा हो, या मैं कहूं यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो. तो मैं कह सकता हूं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यील्ड स्ट्रेस और डिपेंड्स ऑन यील्ड स्ट्रेंथ. सो आवर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस U is directly proportional to sigma y square. So अगर मेरा स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस ज्यादा हो,
तो क्या मेरी स्ट्रेन एनर्जी या फिर मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस भी ज्यादा होगा? यस। तो इन दैट केस आई कैन से कि मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस ज्यादा होगा कब? जब मेरा यील्ड स्ट्रेस ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन उठता है कि ये मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस मुझे ज्यादा कब चाहिए? क्या ये फेवरेबल है किसी कंडीशन के लिए? यस, thus modulus of resilience is a favorable for the construction of suspension. Why? Because suspensions are used to absorb shock, और शॉक और लोडिंग। और हमें पता है कि मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस क्या करता है कि कितनी एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो हमें मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस बताता है फॉर ए यूनिट वॉल्यूम। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट या ऐसी चीज बनानी है जिसके अंदर मैं चाहता हूं कि एनर्जी स्टोर हो, तो उसके लिए क्या कहूंगा कि मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस क्या होना चाहिए? उसका ज्यादा होना चाहिए। उस मटेरियल का मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस ज्यादा होना चाहिए। तो वो मटेरियल, वो इक्विपमेंट क्या है? सस्पेंशन। और उसके लिए जो मटेरियल मैं यूज करूंगा उसकी लोड एब्जॉर्ब कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। या कहूं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसी के लिए मैं ऐसे मटेरियल को यूज करूंगा जिसकी स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस क्या हो? ज्यादा हो। तो मैं कह सकता हूं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यील्ड स्ट्रेंथ। अब ऐसा मटेरियल मेरे पास सस्पेंशंस में हम स्प्रिंग यूज करते हैं, तो स्प्रिंग को बनाने के लिए एक्चुअली मेरे पास दो मटेरियल है। सी, वन इज माइल्ड स्टील एंड वन इज हाई टेंशन स्टील, HTS। बट जो हाई टेंशन स्टील है उसका जो स्ट्रेस है दैट इज HS, और जो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस है दैट इज सिग्मा M। दोनों ही स्टील डिफरेंट है, तो दैट्स वाई इनका जो स्ट्रेस है वो भी अलग अलग आएगा। बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि एक का स्ट्रेस दूसरे से ज्यादा है और वो हमें पता है। तो हमें पता है कि हाई टेंशन स्टील का जो स्ट्रेस होता है दैट इज H, स्ट्रेस S इज ग्रेटर देन माइल्ड स्टील स्ट्रेस, इसके स्ट्रेस से बड़ा होता है। तो मैं कह सकता हूं हाई टेंशन स्ट्रेस का तो मैं कह सकता हूं हाई टेंशन स्टील का जो स्ट्रेस है वो ज्यादा बड़ा है किससे? माइल्ड स्टील से, जिसकी वजह से ओवरऑल हाई टेंशन स्टील को मैं प्रिफर करूंगा फॉर सस्पेंशन, ताकि मुझे क्या मिले? हाइयर स्ट्रेन एनर्जी, और इट कैन एब्जॉर्ब मोर स्ट्रेन एनर्जी। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि माइल्ड स्टील और हाई टेंशन स्टील में से ज्यादा प्रेफरेंस हाई टेंशन स्टील एंड माइल्ड स्टील में से हाई टेंशन स्टील को प्रेफर किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्ट्रेस। Now, what is proof stress? So it's very easy to design some of the materials with the help of ultimate stress and the stress. But some materials do not show clear yield point in tension test. So these materials are aluminium, copper and silver, which do not show proper yield point during tension test. So to find a designing stress or stress up to which or for which we can design a particular thing with the help of this material, we can find with the help of offset method. So what is offset method? In offset method, a permanent plastic strain equals to 0.2% is marked on x-axis,
and a straight line is drawn which is parallel to the portion of stress strain curve. The point of intersection of stress strain curve with straight line and the corresponding stress to this point is my proof stress. So this is the way through which we can find proof stress. But हमें हमेशा याद रखना है कि यहां से यहां तक जो स्ट्रेस या जो ऑफसेट लेंगे दैट इज ऑफ 0.2% ऑफ द स्ट्रेस वेव. यहां पे जो भी होगा उसको 0.2% ऑफ द स्ट्रेन एंड वहां से हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल. Now let's understand elastoplastic behavior of metals. Here we have stress strain curve for mild steel. Here B is my elastic limit, and if I will apply a load beyond elastic limit up to point P, or much higher stress will be in the developed in that material up to point B. When unloading occurs, then that path followed by that material is PC during unloading. Okay? लेकिन अगर अनलोडिंग के केस में अगर वो इसी पाथ को फॉलो करता है into OBP और आफ्टर अनलोडिंग PBO, तो होगा क्या? ड्यूरिंग लोडिंग OBP वो स्ट्रेन एनर्जी कितनी होल्ड कर लेगा? OP एंड D तक इतनी स्ट्रेन एनर्जी वो होल्ड कर लेगा. और जब अनलोड होगा इसी पाथ से OBP से मतलब PBO से, तो कितनी एनर्जी रिलीज या फिर मैं कहूं कितनी एनर्जी रिकवर हो जाएगी? दैट इज पूरी की पूरी जो भी इसके अंदर है, इस कर्व के अंदर, वो सारी रिकवर हो जाएगी. वेरी गुड. लेकिन अगर यहां पे अनलोडिंग उस पाथ से ना होकर किस पाथ से हो रही है? PC से, तो जो OC है दैट वन इज माई स्ट्रेन, और उस स्ट्रेन को बोलते हैं रेजिडुअल स्ट्रेन. तो जब ऑब्जेक्ट या फिर मैं कहूं जब मैंने कंप्लीटली लोड हटा लिया, उस केस में उस पॉइंट पे, यहां पे इस पॉइंट C पे स्ट्रेस कितना है? 0. तो यहां पे मैंने कंप्लीटली लोड रिमूव कर लिया है, अनलोडिंग कर चुका हूं, बट स्टिल आई हैव सम रेजिडुअल स्ट्रेन इन दैट मटेरियल. सो दिस इज माय स्ट्रेन एनर्जी ओवर हियर which is my actually lost energy, which is my actually नहीं this residual strain is called permanent set. ओके, तो मतलब इतना डिफॉर्मेशन तो मुझे हमेशा के लिए मिल चुका है. तो अब नेक्स्ट लोडिंग अगर मैं करता हूं तो इतना डिफॉर्मेशन हो चुका है, और उसके बाद मैं उस पर लोड अप्लाई करना स्टार्ट करूंगा. ड्यूरिंग अनलोडिंग जो CPD पार्ट है दैट वन इज माय रिकवर्ड स्ट्रेन एनर्जी. ये वो पार्ट है जो मैंने रिकवर कर लिया, रिकवर्ड स्ट्रेन एनर्जी. जी, वहीं पे अगर इस पार्ट की बात की जाए दैट इज माय OBPC. दिस एनर्जी इज माय लॉस्ट एनर्जी, जो मैंने या फिर मटेरियल ने लॉस की है. लॉस्ट एनर्जी इन दी एनवायरमेंट, जो एनर्जी उसने एनवायरमेंट में लॉस कर दी, या फिर हम कह सकते लॉस्ट स्ट्रेन एनर्जी.
ठीक है, इसे या फिर हम ये भी कहते हैं इन इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। एंड दिस स्ट्रेन इज कॉल्ड, इस स्ट्रेन को बोलते हैं इलास्टिक। वहीं पे मेरे पास एक और ग्राफ है। इस केस में क्या कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग अ लोड फ्रॉम ओ टू बी, दैट इज इलास्टिक लिमिट, एंड वी आर अप्लाइंग बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट अप टू पॉइंट पी, और उसके बाद उसे अनलोड कर रहे हैं, एंड देन आफ्टर वी आर अगेन रीलोडिंग इट, and we will find there will be a continuous, if we will continuously reloading it after permanent set, then there will be increment in the yield stress. yield stress में मुझे क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीमेंट। और आई कैन से कि जो yield लिमिट है, लिमिट वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, विद द कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑफ दिस रीलोडिंग। दिस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूज किया जाता है ज्यादातर कहां पे, कोल्ड वर्किंग में। दिस कॉन्सेप्ट इज प्रिफर्ड इन कोल्ड वर्किंग ऑफ माइल्ड स्टील to avoid yield plateau. yield plateau को, जो yield plateau हमें देखने को मिला था ना कुछ इस तरीके का, आपको याद हो तो दिस वन इज yield plateau। ये yield plateau जो देखने को मिला था, इसे रिमूव करने के लिए, इसे हटाने के लिए कोल्ड वर्किंग के अंदर ये टेक्निक यूज करते हैं। ओके, तो जिससे क्या होता है, yield पॉइंट बढ़ जाता है और yield स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। तो दिस इज आर इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मेटल्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ मटेरियल बिहेवियर on the basis of stress strain curve. So here we have actually 6 stress strain curve for different materials. So this one is A. So A को देखते हैं सबसे पहले। You will find a straight line curve which is inclined at some angle theta. तो ऐसे कर्व की बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जो मुझे देखने को मिला दैट इज लीनियर इलास्टिक नेचर। तो जो मटेरियल है दैट इज लीनियर इलास्टिक। Now the second one, here in this curve, stress is directly proportional to strain, but here I didn't have straight line. Okay, मेरे पास क्या है, curve है। So rather than say linear, I will say non-linear elastic material. So this one is for elastic material and this one is for non-elastic material. Here I have the third one, that is C. So with the help of this I can say this object up to this strain for this stress was behaving like a perfectly elastic body, a linear elastic. Okay, but after this हो क्या रहा है, at a constant stress the object is actually having a strain. तो मुझे कांस्टेंट स्ट्रेस पे स्ट्रेन मिल रहा है। तो दिस काइंड ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड विस्कोप्लास्टिक या फिर इलास्टोप्लास्टिक। इलास्टोप्लास्टिक या फिर कई बार इसे विस्कोप्लास्टिक। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज E. Here in this
यू विल फाइंड कि जो स्ट्रेस है वो कांस्टेंट है बट स्टिल स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग। तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा। तो ऐसे केस में इस टाइप के मटेरियल्स को क्या कहते हैं, जिनमें आपको स्ट्रेट लाइन मिले विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज वेयर आई हैव अ स्ट्रेन, ऐसे मटेरियल्स जनरली होते हैं परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। हियर आई हैव अनदर केस लाइक दिस, सी जैसा ही है बस थोड़ा सा इंक्लाइन है। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिल रही है साथ में, दिस वन इज ऑल्सो इलास्टोप्लास्टिक, ये भी इलास्टोप्लास्टिक है, ये भी इलास्टोप्लास्टिक है, बट इसमें क्या देखने को मिल रही है साथ में, स्ट्रेन हार्डनिंग। तो दिस वन इज इलास्टोप्लास्टिक, प्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग। तो इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग देखने को मिल रही है, और क्योंकि देखो अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ओके, विद द स्ट्रेन, बट यहाँ पे स्ट्रेस क्या था, कांस्टेंट था। नाउ नेक्स्ट वन जी, इन दिस ग्राफ यू विल फाइंड कि जो स्ट्रेन है वो मेरा जीरो है विद द स्ट्रेस। तो स्ट्रेन नहीं है मतलब यानी कि ऑब्जेक्ट कोई डिफॉर्मेशन शो नहीं कर रही, और जो डिफॉर्मेशन शो नहीं करती ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। सो आई कैन से दिस इज आइडियलाइज्ड रिजिड बॉडी, आइडियल रिजिड मटेरियल और बॉडी, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप ही नहीं हुआ बट स्ट्रेन देखने को मिल रहा है, मतलब विदाउट एनी स्ट्रेस और एट जीरो स्ट्रेस आपको स्ट्रेन देखने को मिल रहा है, डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो क्या आपने देखा, अगर आपने लिक्विड के अंदर हल्का सा फोर्स लगाया तो वो डिफॉर्मेशन पूरे फ्लूइड के अंदर फैल जाता है, पूरे फ्लूइड के अंदर फैल जाता है। तो ऐसे को क्या कहेंगे, तो ये किसमें क्या देखने को मिलता है, आइडियल फ्लूइड में। So these are the properties of metals, और different types of metal behavior we have seen, और सबके लिए हमने ग्राफ देखा है। Next property is the toughness. So what is toughness? The property which enables material to absorb strain energy without fracture is called toughness. This property is very desirable in case of cyclic loading or shock loading. और इस बात से हमें ये समझ में आ जाता है, अगर मेटल बहुत टफ है तो हम उसे यूज कर सकते हैं to store a large strain energy. Next is modulus of toughness. So what is modulus of toughness? The total strain energy per unit of volume up to fracture point. Up to fracture point. The total strain energy per unit volume up to fracture point in a stress strain curve is my modulus of toughness. So can we calculate this area? देखो, अगर हम बात करें स्ट्रेन एनर्जी की, तो पहले हमने ये देखा था कि यहां से यहां तक हमारा स्ट्रेन एनर्जी पता चल गया था विद द हेल्प ऑफ, यहां से यहां तक हमने क्या किया, अप टू इलास्टिक लिमिट हमने क्या किया था, एरिया फाइंड कर लिया था विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। बट इस बार मेरे पास एक अप्रोप्रिएट कर्व नहीं है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड द एवरेज एरिया। तो एवरेज एरिया कैसे निकालेंगे, बाय फाइंडिंग द एवरेज साइज। तो एवरेज साइज कैसे निकालते हैं, तो हम मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक,
और उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक की हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। लेंथ तो हमें पता है यहां से यहां तक, दैट इज स्ट्रेन एट अ फ्रैक्चर, है ना। तो हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है 10 पाउंड। तो वो हम क्या लेंगे, एवरेज ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द यील्ड स्ट्रेस। और एवरेज कितना होगा, द एवरेज स्ट्रेस that is sum of both ultimate stress plus yield stress divided by 2। तो अगर मुझे मॉड्यूलस ऑफ टफनेस निकालना, टफनेस, तो दैट इज माय एरिया। तो एरिया किसका, इस पूरे पोर्शन का, इस ऑरेंज जोन का, दैट इज सिग्मा यू प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 इनटू strain up to fracture point. This is my modulus of toughness. इस ग्राफ से अगर मैं यहां देखूं तो मुझे एक चीज पता चलती है कि अगर मैं टफनेस की बात करूं तो टफनेस डिपेंड करता है किस पे, अल्टीमेट स्ट्रेस पे, अल्टीमेट पॉइंट पे, एज वेल एज फ्रैक्चर या स्ट्रेन एट फ्रैक्चर पॉइंट पे। तो ऐसा मटेरियल जिसकी अल्टीमेट स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, तो ऐसा मटेरियल कौन सा है, डक्टाइल मटेरियल। और ऐसा मटेरियल जिसका फ्रैक्चर पॉइंट बहुत दूर है, तो फ्रैक्चर पॉइंट दूर कब आएगा, जब यहां से यहां तक का स्ट्रेन, जिसे पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन कहते हैं, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, स्ट्रेन ज्यादा हो। तो आपको याद होगा पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन ज्यादा किसका था, दैट वन इज डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल का जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन था वो ज्यादा था। तो यहां पे मैं ओवरऑल कह सकता हूं कि डक्टाइल मटेरियल्स आर जनरली योर टफ, और आई कैन से डक्टाइल मटेरियल्स के पास टफनेस बहुत ज्यादा होती है। वहीं पे ब्रिटल मटेरियल के केस में, ब्रिटल मटेरियल के केस में हार्डनेस ज्यादा होती है। The key point to remember, ductile materials are generally tough, whereas the brittle materials are generally hard. And next is fatigue. ये देखा गया कि जो मटेरियल्स हैं वो डिफरेंटली बिहेवियर शो करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक लोडिंग में। इन साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग, जिसे अपन लोडिंग और अनलोडिंग भी कह सकते हैं, हियर दिस वन इज लोडिंग एंड हियर इज अनलोडिंग, और इसे रिवर्स साइक्लिक भी कह सकते हैं, ठीक है। इफ टोटल accumulated strain, this one is called total accumulated strain. Strain. Energy, total accumulated strain energy is greater or exceeds the toughness than the failure may occur. अगर ये एनर्जी, टोटल अक्यूमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी, इस टफनेस या फिर मैं कहूं इस टफनेस से ज्यादा हो जाए तो फेलियर अकर हो जाएगा। ओके, सो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फटीग आर, very first factor that is loading condition. किस टाइप का लोडिंग है और उसकी क्या कंडीशंस है उस पर डिपेंड करता है। सेकंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग, किस रेट से लोडिंग गिर रही है या लोडिंग में वेरिएशन आ रहा है। थर्ड इज कोरोजन, so corrosion in a material can also lead to fatigue failure. And the fourth one is temperature. टेम्परेचर की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, क्रीप देखने को मिलता है, एंड विच कैन लीड टू फटीग फेलियर। नेक्स्ट एंड
fifth one, that is stress concentration. Now these five are my factors which affects the fatigue. Now let's explore some of the important terms relevant to fatigue. The two terms are fatigue initiation life and the second term is fatigue propagation life. फटीग इनिशिएशन लाइफ का मतलब है कि नंबर ऑफ साइकिल्स, द मिनिमम नंबर ऑफ साइकिल्स, साइक्लिक लोडिंग, ओके, रिक्वायर्ड टू इनिशिएट सरफेस क्रैक इज कॉल्ड फटीग इनिशिएशन लाइफ. वहीं पे यहां पे फटीग प्रोपगेशन लाइफ की बात करें तो एडिशनल नंबर ऑफ, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा साइकिल्स की जरूरत पड़ती है, एडिशनल नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड to propagate surface cracks. तो सरफेस क्रैक्स को प्रोपोगेट करने के लिए जो एडिशनल नंबर ऑफ साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट वन इज माय फटीग प्रोपोगेशन लाइफ. एक और टर्म है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है, दैट इज endurance limit. So let's understand what is endurance limit. It's a stress below which material has high probability, very high probability has high probability of no failure, no, मतलब एक ऐसा स्ट्रेस जिससे नीचे मटेरियल की जो प्रोबेबिलिटी है फेलियर की, वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, इवन एट इनफाइनाइट साइकिल्स ऑफ लोडिंग. तो मतलब यानी कि हमें देखने को मिला कि इनफाइनाइट साइकिल्स ऑफ लोडिंग के अंदर भी ऑब्जेक्ट क्या नहीं होता, या फिर जो मटेरियल वो क्या नहीं होता, फ्रैक्चर नहीं होता. उसे क्या कहेंगे, उस स्ट्रेस को क्या कहेंगे, एंड्योरेंस लिमिट. तो एंड्योरेंस लिमिट एक्चुअली जिसपे हम उस मटेरियल की हेल्प से किसी भी अप्लायंस या किसी भी इक्विपमेंट्स को बनाते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट को बनाया जाता है, ताकि हम चाहते हैं कि वो इक्विपमेंट फटीग फेलियर से, उसमें फटीग फेलियर ना आए. तो हमें देखना पड़ेगा कि किस मटेरियल के लिए क्या है. तो एग्जांपल माइल्ड स्टील के लिए देखते हैं. माइल्ड स्टील के लिए, तो माइल्ड स्टील के लिए जो फटीग फेलियर या फिर मैं एंड्योरेंस लिमिट की बात करूं, दैट इज ऑफ 186 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है. वहीं पे आपको अगर याद हो, दिस वन इज एंड्योरेंस लिमिट. अगर आपको यील्ड स्ट्रेस याद हो, यील्ड स्ट्रेस, तो यील्ड स्ट्रेस माइल्ड स्टील के लिए था 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो ये वो स्ट्रेस है जो मैक्सिमम है,
मतलब इस पे वर्क नहीं करवाते, हम किस पे वर्क करवाते हैं, अंडर साइक्लिक लोडिंग इंड्योरेंस लिमिट पे। तो हम जब मटेरियल को जब हम किसी कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं, मेंबर को डिजाइन करते हैं विच इज मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील, हम चाहते हैं कि उस पर स्ट्रेस इतना ही डेवलप हो ताकि वो इन्फिनाइट साइकिल्स तक वर्क कर सके। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के लिए ये वैल्यू हो जाती है अप्रॉक्स 131 न्यूटन पर mm स्क्वायर।